बच्चों पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन अपने सामने बिल्कुल सिंपल है। बोलस क्या है? बोलस को हिंदी में कहते हैं निवाला। निवाला मतलब जो भी क्या होता है, मुख गुहा में अपन भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, कुछ भी खाना खाया है, वो खाना खाने के बाद आपकी क्या होती है, जो जीवा होती है वो भोजन को मुख में घुमाती है, ठीक है। और दांत क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, ठीक है। यानी भोजन को क्या किया जाता है, मुख में घुमाया जाता है, दांत की सहायता से चबाया जाता है, और लार ग्रंथि की सहायता से भोजन में क्या होती है, लार मिलाई जाती है। ये सब क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यानी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपकी लार ग्रंथियां क्या करती है, भोजन में लार मिलाती है। लार में श्लेष्म होता है, लार में एंजाइम होते हैं, और जीवा की सहायता से आप मुख में भोजन को अच्छी तरह घुमाते हो। भोजन कैसा हो जाता है, भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी अवस्था में बदल जाता है। भोजन कुछ समय बाद अर्ध ठोस और क्रीमी अवस्था में बदला जाता है। फिर उसके बाद आप उसको निगल लेते हो। क्या करते हो, निगल लेते हो। भोजन क्या होता है, भोजन आ जाता है ग्रसिका में। कहा आ जाता है, ग्रसिका में आ जाता है। और ग्रसिका में क्या होती है, कर्माकुंचन गतियां होती हैं। कर्माकुंचन गतियां ऐसी गतियां होती हैं जो पेशियों की सहायता से होती हैं। जैसे भोजन यहाँ है तो यहां से पिचकेगा, भोजन आगे आ जाएगा, फिर यहां से पिचकेगा, भोजन आगे आ जाएगा। इसको कहते हैं कर्माकुंचन। यानी कर्माकुंचन का मतलब इस तरह से यूं गति होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे ये पेन है, आपको इस पेन के अंदर क्या होता है, मान लो किसी चीज को आगे खिसकाना है तो आप यहां से दबाओगे, वो आगे आएगा, फिर आप उसको दबाओगे, फिर उसको आगे दबाओगे, तो उसको कहते हैं कर्माकुंचन गतियां। तो अपना सवाल है बोलस क्या है, तो आप बताओगे मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा में भोजन का पाचन इन द सेंस लार ग्रंथि की सहायता से लार मिलाई जाती है। दांत की सहायता से क्या होता है, उसको बड़े बड़े टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में यानी आंतरिक पाचन होता है। और फिर जीवा की सहायता से अच्छी तरह घुमाया जाता है। भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी अवस्था में हो जाता है। इसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। अब ये निगलने के लिए तैयार है, भोजन ग्रसिका में आ जाता है। फिर ये कर्माकुंचन गति होती है बोलस के ऊपर, और बोलस सीधा आमाशय के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन, बिल्कुल टायलिन पाया जाता है। लाइसोजाइम पाया जाता है। यह लाइसोजाइम का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अल्फा एमिलेज या एमाइलेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अल्फा एमिलेज या एमाइलेज कहते हैं। ये स्टार्च पर क्रिया करता है, और स्टार्च को क्या होता है, माल्टोज में बदलता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऊपर क्रिया करता है। ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। इस पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को ये किस में बदलता है, डाइसैकेराइड में बदलता है, जिसका नाम होता है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में बदल देगा, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में कितने ग्लूकोज के अणु होंगे, 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है, ये स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च को माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है, जो कि ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से बनी होती है, और प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। ये चीज ध्यान रखनी है। स्टार्च किसके ऊपर क्रिया, स्टार्च के ऊपर कौन क्रिया करता है, ये सब एंजाइम होते हैं वो लार में होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन, लाइसोजाइम, अल्फा एमिलेज और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है लार की पीएच लगभग होती है। लार की पीएच 6.8 से 7.2 के बीच में होती है। यानी हल्का क्षारीय होता है। कैसा होगा, हल्का अम्लीय होगा। अम्लीय की पीएच होती है ना बच्चों, अपने पता है कितनी होती है, 1 से लगाकर 7 के बीच होती है। हल्का अम्लीय और बहुत ही लाइट क्षारीय होता है। इसमें बहुत सारे लार में क्या होते हैं, विद्युत अपघटय पाए जाते हैं। इसमें विद्युत अपघटय कौन से होते हैं, जैसे सोडियम इसमें होता है, पोटेशियम इसमें होता है, क्लोराइड इसमें होता है, बाइकार्बोनेट इसमें होते हैं। ये सब विद्युत अपघटय इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा लार के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा के कारण क्या होते हैं, आपके थूक के अंदर झाग बनते हैं। आप सोचते हो ये थूक है, उस थूक में झाग किसके कारण बनते हैं, श्लेष्मा के कारण बनते हैं। ये श्लेष्मा क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो लार में 95% 99% तक जल होता है। यानी बहुत अधिक मात्रा में जल होता है, लेकिन कुछ मात्रा में एंजाइम, विद्युत अपघटय और श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा कारण आप देखोगे लार थोड़ी चिपचिपी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है एमाइलेज किस पर क्रिया करता है। तो एमाइलेज किस पर क्रिया करता है, पहला स्टार्च, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन और चौथा प्रोटीन। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका उत्तर ये होगा। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, मुख गुहा में वसा का पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, उपरोक्त सभी।
तो मुख्य गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, क्योंकि मुख्य गुहा में सिर्फ क्या होता है, एक ही एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम अल्फा एमिलेज एंजाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन है वो आमाशय से स्टार्ट होगा बच्चों। और ये सवाल एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, बच्चों से पूछा जाता है बेटा मुख्य गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। अब वो क्या है कि उनको जो अच्छा लगता है वो लिख देते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं कि भाई कंसेप्ट ये कहता है कि मुख्य गुहा में क्या है, ये एंजाइम है, कौन सा, टाइलिन। ये किस पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। क्या और कोई एंजाइम है, नहीं। तो ये सारे जो प्रोटीन है, वसा है, इन सब के पाचन के लिए जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं आमाशय के अंदर और छोटी आंत्र के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, आमाशय के म्यूकोसा में पाई जाती है। अब आमाशय का जो म्यूकोसा स्तर होता है, आमाशय के भी 4 स्तर होते हैं, आपको पता है, शिरोसा स्तर है, फिर उसके बाद मस्कुलरिस स्तर है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर है। तो आमाशय का जो म्यूकोसा स्तर होता है, सबसे भीतरी स्तर होता है। इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनका नाम होता है जठर ग्रंथियां। आमाशय को क्या कहते हैं, जठरांत्र कहते हैं। तो इसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। आमाशय में क्या होता है, म्यूकोसा भाग के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना है। और जठर ग्रंथियां होती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इस जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका होती है जिसका नाम अपन कहते हैं म्यूकस कोशिका, ठीक है, या जिसको अपन कहते हैं श्लेष्मा कोशिका। दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम अपन कहते हैं ऑक्सिलिटी कोशिका। क्या होती है, ऑक्सिलिटी कोशिका होती है दूसरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी कोशिका आपके दे रखी इसके अंदर मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका। तो 3 तरह की कोशिका होती है इसके अंदर, मुख्य कोशिका लिख देते हैं। इसके अंदर 3 तरह की कोशिका होती है। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, ठीक है, म्यूकस निकलेगा। फिर ऑक्सिलिटी कोशिका से क्या निकलेगा, एसियल निकलेगा। इसको भित्तीय कोशिका भी कहते हैं, पैरेटल कोशिका भी कहते हैं ऑक्सिलिटी कोशिका को। ये कोशिका से जो एसियल निकलता है, एसियल तेजाब होता है, बहुत ही तनु निकलता है, उसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। मुख्य कोशिका से क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। क्या, कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। ये पेप्सिनोजन एंजाइम इस मुख्य कोशिका को पेप्टिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिक। पेप्सिनोजन से पा मिलाना तो ये पेप्टिक कोशिका हो जाएगी। ये पेप्सिनोजन एंजाइम एसियल की सहायता से किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। ये एसियल होता है, ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। एक्चुअल में जिस एंजाइम के पीछे नोजन लगा हो वो निष्क्रिय होता है, और जिस एंजाइम के आगे प्रो लगा हो वो निष्क्रिय होता है, एक चीज ध्यान रखना। तो पेप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय होता है, इसको एसियल क्या करता है, पेप्सिन में बदलता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो आमाशय के म्यूकोसा में क्या होती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों में 3 तरह की कोशिका है, जैसे अपन कह रहे हैं म्यूकस कोशिका, जिसको अपन श्लेष्मा गिरवा कोशिका के नाम से भी जानते हैं। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। और फिर ऑक्सिलिटी कोशिका को अपन क्या कहते हैं, मुख्य कोशिका नहीं कहकर इसको अपन भित्तीय कोशिका भी कहते हैं। तो ये जो ऑक्सिलिटी कोशिका होती है ये भित्तीय कोशिका होती है। और फिर उसके बाद मुख्य कोशिका है, पेप्टिक कोशिका है, इससे क्या निकलता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। ये आपको तीनों क्लियर याद होना चाहिए। अब अगला सवाल है, श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है। तो श्लेष्मा नाम से पता चल जाएगा, श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करेगी, श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना है। उत्तर देते टाइम आपको क्या, प्रश्न के अंदर ही ज्यादातर उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। सॉरी बच्चों। तो ऐसे हुआ, श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अगला सवाल है पेप्सिनोजन का स्त्रावण। पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन करता है, तो पेप्सिनोजन का पास से पा मिलाना पेप्टिक कोशिका। क्या, कौन सी कोशिका, और पेप्टिक कोशिका मुख्य कोशिका होती है जिसको चीफ सेल कहते हैं, ठीक है। भित्तीय कोशिका तो एसियल का स्त्रावण करती है। तो इसका उत्तर होगा डी, ए और बी। तो आपको ये याद, इसके अंदर ही उत्तर होता है। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें सोचते हैं कि सर ने क्या बताया, पेप्सिनोजन कोशिका पेप्टिक कोशिका, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करती है इसलिए पेप्टिक हो गई। नेज कारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण। नेज कारक एक ऐसा कारक होता है जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। तो नेज कारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण कौन करता है, भित्तीय कोशिका।
पैरेटल कोशिका या ऑक्सिलरी कोशिका, तो तीनों एक ही नाम है। कई जगह ऑक्सिलरी कोशिका मिल जाता है, कई बार पैरेटल कोशिका मिल जाता है। यहाँ पास है पामा मिलाना, ये पेप्टिक है जो प्रोटीन का पाचन करती है उसका, ये वित्तीय कोशिका है, वो मुख्य कोशिका, ठीक है। नेज कारक के अवशोषण में सहायता करता है, तो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। ये विटामिन है, इसका नाम है साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन है। ये साइनोकोबालामीन क्या करता है, इसके अंदर एक धातु होती है कोबाल्ट, और ये आरबीसी है, उस आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। ये सवाल कई बार कंपटीशन के अंदर आ चुका है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। ये क्या करता है? ये आरबीसी का परिपक्वन करता है, आरबीसी का मैचुरेशन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा और एनीमिया हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको बहुत सारे इसमें सवाल बता दिए हैं आपको इसके संबंधित। अगला सवाल है, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन कहलाता है। बोलस, मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है, उसके पश्चात बोलस होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत्र में भोजन का पाचन होता है, उसके पश्चात काइल होता है। और कई बुक्स में लिखा हुआ है कि वसा का अवशोषण होता है, जो वसीय अम्ल अवशोषित होते हैं, तो उसके बाद लसिका वाहिनियों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो हल्का लिक्विड टाइप का सफेद कलर का तरल हो जाता है, उसको कहते हैं काइल, ठीक है। और आंत्र में भोजन के पाचन के पश्चात भी काइल कहलाता है। अब आ गया उत्तर, आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात उसको कहते हैं काइल, या कई लोग इसको चाइम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सी, इसकी मीनिंग ये है CHYME, ठीक है। अब आप इसको इंग्लिश में तो चाइम पढ़ोगे, लेकिन हिंदी की बुक में ये काइम लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन की सहायता से पेप्सिन बदलता है, यानी किसकी सहायता से है? जो पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, जिस एंजाइम के पीछे नोजन लगाओ और जिस एंजाइम के आगे प्रो लगाओ निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजन किसकी सहायता से पेप्सिन बदलता है? उत्तर होगा एसिल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से क्या होता है? पेप्सिन बदलता है। अगला सवाल है, आमाशय में प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और इसको प्रोटियोजेज, पेप्टोन यानी पेप्टाइड्स के अंदर बदलता है, ये ध्यान रखना है। आमाशय की दीवार की HCl से सुरक्षा कौन करता है? श्लेष्मा। क्या है? जो बाइकार्बोनेट श्लेष्मा है और जो जठरीय श्लेष्मा है, उसका काम क्या होता है? आमाशय की दीवार की भीतर की ओर भी फैल जाता है। जैसे आमाशय की दीवार है, इसके भीतर की ओर क्या होगा? ये जठरीय श्लेष्मा फैल जाएगा, ये जठरीय श्लेष्मा होगा और ये बाइकार्बोनेट श्लेष्मा होगा, इसके भीतर की ओर फैल जाएगा और इस आमाशय की दीवार की HCl से क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी सुरक्षा करेगा। फिर अगला सवाल है, नवजात के जठरस में, नवजात के जठरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिनोजन का पाचन करता है? तो रेनिन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो केवल शिशु अवस्था में ही पाया जाता है, यानी छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, ये दूध का पाचन करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पित्तरस में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, या कोई नहीं होता है, ठीक है। इसका उत्तर आपको मुझे क्या करना है? ढूंढ कर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर मैं बताऊंगा इसका उत्तर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। अगला सवाल है, वसा का पाइशीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उसको छोटी छोटी बूंदों में कौन बदलता है? उसको आपको बताना है, ये पित्तरस बदलता है। पित्तरस का काम होता है वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलना, यानी वसा का इमल्सीकरण करना या पाइशीकरण करना, जिसके कारण क्या होगा? मिसेल्स बनेगी, यानी छोटी छोटी गोल बूंदें बनेगी। इन बूंदों पे लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करेगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एक ये चीज है और इसके आप 10 टुकड़े कर दो और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो आपको पता ही है ये छोटी सी जो चीज है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है? वसा की जो बड़ी बूंद होती है उसको छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है? लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करता है। इसको कहते हैं वसा का इमल्सीकरण या पाइशीकरण। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर कि वसा का इमल्सीकरण या पाइशीकरण क्या है? तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में बदला जाता है, इसको कहते हैं वसा का इमल्सीकरण या
पाइसीकरण। फिर लाइपेज एंजाइम, जो आंत्र में जो लाइपेज एंजाइम है वो आसानी से क्या करता है, इस पर क्रिया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से अपने क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं पाचन तंत्र के। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करें बच्चों और लिखते जाएं और आप इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपके पक्के याद हो जाए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र म्यूकोसा से स्रावित द्वारा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन बदलता। आंत्र म्यूकोसा से इसे क्या स्रावित होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। आंत्र म्यूकोसा से क्या होता है, एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। क्या होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है कि इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिनोजन कैसा एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है। कैसा है, निष्क्रिय एंजाइम होता है। ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इसको ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीएजेज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स है उनको प्रक्रिया करता है और उनको छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर परिवर्तित करता है। यह आपको अग्नाशय द्वारा भोजन का पाचन अच्छी तरह याद होना चाहिए बच्चों। एक वीडियो डाल रखा मैंने अग्नाशय द्वारा भोजन का पाचन, उसमें अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, क्या कार्य है, आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगला सवाल है, आंत्र श्लेष्मा में जो ग्लोबुलेट कोशिका होती है वो किसका स्त्रावन करती है, तो ग्लोबुलेट कोशिका होती है वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। बच्चों ये ध्यान रखना, ग्लोबुलेट कोशिकाएं किसका स्त्रावन करेगी, श्लेष्मा का स्त्रावन करेगी। सक्कस एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस जो आंत्रस निकलता है उसको क्या कहते हैं, सक्कस एंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। म्यूकोसा के जो ब्रुश बॉर्डर की कोशिका है, म्यूकोसा के जो ब्रुश बॉर्डर की कोशिका है और जो ग्लोबुलेट कोशिका है उनसे जो तरल पदार्थ निकलता है यानी श्लेष्मा निकलता है, कुछ बाइकार्बोनेट्स आयन निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सक्कस एंट्रिकस बनाते हैं। तो सक्कस एंट्रिकस एक जूस है, क्या है, जूस है जिसको कह सकते हैं आंत्रस। क्या कहते हैं, आंत्रस। तो म्यूकोसा की जो ब्रुश बॉर्डर कोशिका है और ग्लोबुलेट कोशिका दोनों से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। अगला सवाल, बूनर ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये सवाल आता है कंपटीशन में। ठीक है, बूनर ग्रंथि पाई जाती है ग्रहणी के अंदर। कहां पाई जाती है, ग्रहणी के अंदर। जो अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ड्यूडोनम है। आमाशय किस में खुलता है, आमाशय ग्रहणी में खुलता है। और ग्रहणी में क्या होती है, विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जिसको कहते हैं बूनर ग्रंथियां। इनसे क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। ये श्लेष्मा ग्रहणी की दीवार के भीतर की तरफ फैलता है और आमाशय की दीवार, आमाशय से जो भोजन आता है अम्लीय उससे सुरक्षा करता है। दूसरा ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है बूनर रस। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलते हैं और एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो बूनर ग्रंथि कहां पाई जाती है, सवाल आता है कॉम्पिटिशन में, सीधा सीधा पुटअप होता है बच्चों। बूनर ग्रंथि कहां पाई जाती है, ग्रहणी में पाई जाती है। अगला सवाल, सक्कस एंट्रिकस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, सक्कस एंट्रिकस में डाइपेप्टिडेज होता है, ग्लाइकोसिडेज होता है, एस्ट्रेज होता है, न्यूक्लियोसिडेज होता है, ये सब एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आपने।